तो अगर हम लोग बात करें हाउ टू मेक लॉ, सबसे पहले आपका कोई भी जो लॉ होता है वो बिल होता है। बिल क्या होता है? एक ड्राफ्ट लॉ होता है जिसको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, दोनों में पेश किया जाता है और इसमें अपोजिशन की वोटिंग होती है। जैसे कि हम अपोजिशन में कौन सा होता है? समाजवादी पार्टी, क्या बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में? सपा और कांग्रेस। ठीक है, इनकी वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद में प्रेसिडेंट के असेंट लिए जाएंगे। प्रेसिडेंट के असेंट लेने के बाद में आपका लॉ बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। क्लियर? मतलब बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है लॉ मेकिंग का। मतलब अगर तुम लॉ की लैंग्वेज में देखोगे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टेप्स में डिवाइड करके बढ़ा चढ़ा के बताया होगा, लेकिन जो कोर प्रोसेस है वो यही है। क्लियर? अब इसमें अगर बात करें तो लॉ कैसे बनता है हमको पता चल गया। अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है कि इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी, वो सारे इसी के अंडर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस, जैसे हमने कहा कि हम तुमको 1 साल बाद 2,000 रुपये देंगे, तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। समझ रहे हो? तो अगर हमने 1,000 रुपये नहीं दिए तो किस लॉ के अंडर तुम हमारे ऊपर केस करोगे? कौन से सेक्शन के अंतर्गत तुम हम पे केस करोगे? जैसे कि तुम लोग देखते होगे कि कोर्ट में कोई केस चलता है तो उसमें कहते हैं कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग तुम्हारे ऊपर ये सजा लगेगी, ये मुकदमा चलेगा, बोलते हैं। और एक एक्ट भी बोलते हैं, कहते हैं आप आईपीसी की धारा 302 के तहत आपको सजाए मौत सुनाया जाता है। मर्डर का वो सेक्शन 302 सुना है ऐसे। आईपीसी क्या है? इंडियन पीनल कोड, ये भी एक एक्ट है। वैसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक एक्ट है जिसके अपने सेक्शंस हैं, अपनी बातें कही जाएंगी। अपनी बातों का मतलब कि इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि ये काम करोगे तो ऐसे करना चाहिए, ये काम करोगे तो ऐसे करना चाहिए। अगर ये काम नहीं किया, अगर इसको आपने तोड़ा तो कोर्ट में केस हो सकता है। समझ में आया? मान लो दो पार्टी हैं, अगर दो पार्टी ने आपस में कोई वादा किया है तो उस वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाया तो कोर्ट में मिलना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसके बारे में बेसिक हमने एक आइडिया दिया है, अभी हम कुछ चालू नहीं किए, ये केवल बेसिक आइडिया था, इंट्रोडक्शन था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हो कि किसी काम को करना फ्यूचर डेट पे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कि हम आगे चल के आपका ये ऑब्लिगेशन पूरा करेंगे। क्लियर? अब अगर बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये कौन सा दौर था 1872 का? ब्रिटिशर्स का। मतलब तब तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बेड़ियों में बंधे हुए थे। था ऐसा? गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए थे। हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, ब्रिटिशर्स का राज था हमारे ऊपर। तो इस दौरान अगर लॉ बना है तो किसने बनाया होगा? ब्रिटिशर्स ने बनाया होगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ब्रिटिश लॉ भी बोला जाता है। समझ में आया? तो हमने इस डेट से इसको निकाल लिया कि ये ब्रिटिशर्स के ज़माने में बना है। तो ब्रिटिशर्स के ज़माने में जब हम लोग गुलाम थे तो हम लोग एजुकेटेड भी नहीं होंगे, हम लोगों ने लॉ भी नहीं बनाया होगा। समझ लो, उस समय लॉ किसने बनाया होगा? ब्रिटिशर्स ने। अब इसका इंट्रोडक्शन बेसिक पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आएंगे। द एक्ट वॉज पास्ड बाई ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर्स ने पास किया था, जो ब्रिटिश इंडिया उस टाइम में थे अपने। एंड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ, जो यूएसए में अपना लॉ चलता है उस पे ये बेस्ड है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने बनाया है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता है और जो यूएसए में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता है, दोनों में 95% सिमिलैरिटीज है।
यूएसए यूके दोनों में सेम लॉ चलता है, ठीक है। यूएसए या यूके दोनों में अगर तुम देखोगे सेम लॉ चलेगा, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 95% सिमिलैरिटीज है। कुछ चीजें चेंज की गई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, समझ लो, अपने इंडिया के अकॉर्डिंग कुछ चीजें चेंज की गई हैं, लेकिन 95% मतलब कोर लॉ अपना यूएस यूके बेस्ड है, फॉरेन लॉ पे, इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड है। एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन जब से आर्टिकल कौन सा था 370 रिमूव हुआ, तब से जो है, अगर लॉ बनने वाली या रिमूव होने वाली तुमको कुछ देखनी है तो एक मूवी है आर्टिकल 370, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो सर मूवी का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अच्छी मूवी है। उसमें जो 370 रिमूव कैसे हुआ, उसमें भी तुम देखोगे कि लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई हो रही है, समझ रहे हो उस मूवी में। मतलब एक्ट को लाना है तब भी वही प्रोसेस है, और एक्ट को हटाना है तब भी वही प्रोसेस है। मतलब जो प्रोसेस हमने लॉ मेकिंग का बताया है, अगर कोई लॉ हटाना है तब भी वही काम करना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा में पास करना पड़ेगा और प्रेसिडेंट की असेंट देनी पड़ेगी। उस मूवी को अगर हम क्रक्स फॉर्म में बताएं तो आर्टिकल 370 को हटाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना प्रस्ताव रखा लोकसभा और राज्यसभा, उसमें अपोजिशन की बहस चल रही है मूवी में। बहस खत्म हुई, अमित शाह जी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, समझ रहे हो, बहस खत्म हुई, उसके बाद में उसी पेपर को लेके मोदी जी पीछे वाले बैक डोर से जाके प्रेसिडेंट के पास जाके साइन ले लेते हैं। उस मूवी में तुम ये देखोगे, थोड़ा नोटिस करके देखना, देखिए किसी ने, देखिए ना, तुमको बता भी चुके हैं। द एक्ट कम इनटू फोर्स, ये एक्ट कब आया था? इन फोर्स का मतलब इफेक्ट कब हुआ था, कब से लागू हुआ था? 1 सितंबर 1872, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, तो ये डेट याद रखनी। 1 सितंबर 1872 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने इंडिया में अप्लीकेबल हुआ था, और ये इंडिया में जितने कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं सब पे अप्लीकेबल होता है। क्लियर, कोई दिक्कत? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। सबसे पहले डिफिनेशन है ऑफर या प्रपोजल की। अब हम लोग ऑफर बात कर लें या फिर प्रपोजल बात कर लें, ठीक है, दोनों को सेम ही बोला जाता है। अब ऑफर क्या होता है? जैसे कि एक बंदा है, ए है और एक बी है। ए ने बी से पूछा क्या तुम मेरा घर खरीदोगे? ए ने बी से पूछा क्या तुम हमारा घर खरीदोगे? मान लो प्रार्थना और क्या नाम था तुम्हारा? देवांशी। प्रार्थना ने देवांशी से बोला क्या तुम हमारा घर खरीदोगी? समझ रहे हो? तो देवांशी क्या कर सकती है? इसको मना कर सकती है कि हम नहीं खरीदेंगे, या तो एक्सेप्ट कर सकती है कि हम खरीदेंगे। दोनों ऑप्शन है देवांशी के पास। तो ऑफर का जर्नल मीनिंग अगर देखोगे कि एक पर्सन अपनी इच्छा को सामने वाले पर्सन के सामने व्यक्त करता है इस इंटेंशन से कि सामने वाला पर्सन या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑफर या प्रपोजल। समझ में आया? अब इसको हम लोग लीगल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। व्हेन वन पर्सन मतलब प्रार्थना सिग्निफाइज टू एन अदर, किसी दूसरे पर्सन को सिग्निफाइज करता है हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब अपनी इच्छा, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने के लिए, या तो एक्सेप्ट करेंगी या तो कुछ ना करने के लिए, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सटेन, उस काम को करने के लिए, उसकी एक्सेप्टेंस के लिए ही तो इन्होंने पूछा था कि जो है घर हमारा खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो कुछ करने के लिए भी हो सकता है, और एक कुछ यहां पे लिखा है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ ना करने के लिए भी आपका ऑफर हो सकता है। जैसे कि किसी बंदे ने लखनऊ में हमसे कहा कि आप ये 10 करोड़ रुपए लीजिए और लखनऊ में लॉ नहीं पढ़ाएंगे। उसने हमको ऑफर दिया, कुछ करने के लिए दिया, कुछ ना करने के लिए दिया कि लॉ नहीं पढ़ाना है। समझ रहे हो? तो 10 करोड़ रुपए दे रहा है कि लाइफ टाइम लखनऊ में लॉ नहीं पढ़ाना है, हम दूसरी सिटी में पढ़ा सकते हैं, लखनऊ में नहीं पढ़ाना है। तो ये हमको वो ऑफर दे रहा है कुछ ना करने के लिए। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। जैसे कि तुम लोगों की मम्मियाँ
जब तुम लोग कोई मान लो बाहर जाने के लिए जिद करते थे, जब तुम छोटे थे, तो कहते थे बाहर ना जाओ, तुमको हम ये दे देंगे इसके बदले में, कहते थे ये बना के खिला देंगे, लो 10 रुपए लो, बाहर मत जाओ, यहीं पे खेलो, 10 रुपए का कल स्कूल में कुछ खा लेना, होता था ऐसा। तो वो कुछ ना करने के लिए तुमको ऑफर दे रही हैं, पैसे ऑफर कर रही हैं कि बाहर मत जाओ खेलने। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? कंफर्म? अब एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या होता है? उसी ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लिया गया, हमने कहा ना प्रार्थना ने अपना घर खरीदने के लिए इनसे कहा कि हमारा घर खरीद लो, तो अगर उस घर को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम खरीद लेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। When the person to whom proposal is made, जिसको ऑफर दिया गया है, जिसको ऑफर मेड किया गया है, signifies his assent, अपनी एसेंट दे दे डेयर टू, डेयर टू का मतलब उसी बात पे, मतलब घड़ी वाली बात पे दे, किसी दूसरी बात पे ना दे, इसीलिए डेयर टू लिखा है कि उसी बात पे अपनी एसेंट दे। अपनी एसेंट को हिंदी में बोलते हैं स्वीकृति, बोलते हैं ना, ये तुम लोग ध्यान रखना हिंदी वाले वर्ड। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल क्या बोला जाएगा? अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, अगर एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको प्रॉमिस बोला जाता है। पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर, जो है पर्सन प्रॉमिस करता है, ठीक है, मेक करता है, उसको हम प्रॉमिसर बोलते हैं या फिर ऑफरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफरर या प्रॉमिसर। मान लो प्रार्थना अपने केस में थी, तो प्रार्थना क्या थी? प्रॉमिसर या तो ऑफरर। और देवांशी, देवांशी क्या थी? देवांशी होंगी प्रॉमिसी, मतलब जिसको हम लोग जिससे प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिसी कहेंगे या तो ऑफरी कहेंगे। क्लियर? अब एक हैक बता रहे हैं, जहां पे ओ आर हो लास्ट में, और वो हमेशा ऑफर देने वाला होता है, और जहां पे डबल ई हो वो हमेशा ऑफर लेने वाला होता है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों समझ में आ गया? अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया है, एग्रीमेंट हो जाएगा। गलत। अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस है तो क्या तुम घर ऐसे ही दे दोगी? बिना पैसों के घर दे रही है देवांशी, खरीद लो, लूट लो इनको। अगर इन्होंने अपना घर बेचने का प्रपोजल किया है तो कुछ ना कुछ इनको चाहिए होगा बदले में, कंसीडरेशन चाहिए होगा। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। कंसीडरेशन इन फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकता है या तो इन काइंड भी हो सकता है। हो सकता है ये अपना घर दे रही है, बदले में ये कहें कि हमसे कोई और चीज ले लो, पैसे ना दें, ये पैसे नहीं है हमारे पास, एक काम करो हमसे 2 घर ले लो छोटे छोटे, ये भी हो सकता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। समझ में आया? तो ऑफर है प्लस एक्सेप्टेंस है प्लस कंसीडरेशन होना चाहिए, तब वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। समझ में आया? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एग्रीमेंट इज इक्वल टू, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तो ऑफर है मतलब एक पर्सन ने अपनी विलिंगनेस दी, अपनी इच्छा व्यक्त की कुछ करने के लिए, कुछ एक्ट करने के लिए, फ्रॉम डू एनीथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, और उसी सेम थिंग पे सामने वाले बंदे ने अगर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी और साथ में दोनों पार्टीज में कंसीडरेशन इन्वॉल्व है तो वो एग्रीमेंट कहा जाएगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन पूछेंगे, तुम दोनों लोग आंसर नहीं कर सकते हो बस, ठीक है? प्रार्थना और आकाश, अगर एग्रीमेंट हो चुका है, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसीडरेशन हो गया, और मान लो प्रार्थना ने कहा हम घर बेचेंगे और प्रार्थना मुकर गई। प्रार्थना ऐसा है थोड़ा थोड़ा मुकर जाती हैं थोड़ी थोड़ी देर पे बातों से, ठीक है, भूल जाती हैं, वो होता नहीं गजनी बन जाती हैं, ठीक है? गजनी देखी ना मूवी, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है? तो ये भूल गई कि घर भी हमको बेचना है, तो क्या तुम कोई लीगल एक्शन ले सकते हो? ले सकते हो। और कोई, और कोई नहीं ले सकते? ठीक है, और कोई नहीं ले सकते?
बोल रहे थे नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, रीज़न बताओ। लीगल डॉक्यूमेंट साइन वगैरह जो भी कुछ है वो नहीं होगा। देखो ऐसे ही केवल ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस दिया, तो एग्रीमेंट क्रिएट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट होता तो जो एक्सेप्टेंस है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं है, है। नहीं, तो वो नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं। अगर ये एग्रीमेंट, ठीक है, अगर ये एग्रीमेंट रिटेन है प्लस रजिस्टर्ड है, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। समझ रहे हो? तब हम बोलेंगे कि क्या है ये, कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को रिटेन है तो रिटेन हम, कोर्ट क्या मांगती है, कोर्ट क्या मांगती है, सबूत। कोर्ट क्या बोला जाता है, अदालत वो मांगती है, नहीं नहीं कुछ और बात है। हाँ, अदालत गवाहों पे विश्वास करती है, समझ रहे हो? तो बिना सबूत के, बिना गवाह के, केवल वर्बल कम्युनिकेशन पे कोई भी डिसीजन कोर्ट का नहीं होता है। तो आपके पास अगर कोई रिटन या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, और रिटन डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं सादे पन्ने पे लिखवा के चले गए, स्टैम्प पेपर होना चाहिए। स्टैम्प पेपर जानते हो? 10 ही रुपए का नहीं होता है। देखो बात होती है कि कितनी वेटेज वाली बात है। जैसे कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का लेन देन है, उसका कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 10 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखो, समझ रहे हो? उसका एक सर्टेन परसेंटेज होता है अकॉर्डिंग टू स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, उसमें परसेंटेज सारे लिखे हुए हैं कि किस बात पे कितने परसेंटेज वाला आपको नोटरी लगानी है, उस पे मतलब स्टैम्प खरीदना है। क्लियर? जैसे रेंट एग्रीमेंट होता है, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट में भी एक रूल है कि रेंट का इतने परसेंट की आपकी नोटरी होनी चाहिए, मतलब स्टैम्प पेपर होनी चाहिए, तब वो रेंट एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। समझ लो मेरी बात? तो हमारा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन होना चाहिए, और एग्रीमेंट हमारा रिटेन और रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। समझ में आया? अगर हम बात करें, अच्छा इसको रिटेन और रजिस्टर्ड को ही हम बोलते हैं इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। समझ रहे हो? इसको लॉ, लीगल लैंग्वेज में रिटेन और रजिस्टर्ड को बोलते हैं इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। जैसे तुमको दिखेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यहां पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, इसका मतलब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का है कि रिटेन है प्लस रजिस्टर्ड है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर हम इसको तोड़े कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऑफर होना चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए प्लस कंसीडरेशन होनी चाहिए प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय, समझ रहे हो? कहते हो सर मैथ पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब हम बात करेंगे कि वाइड एग्रीमेंट क्या होता है। वाइड, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ सेट टू बी वाइड। जैसे कि मान लो कोई एग्रीमेंट बना, अब सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, एग्रीमेंट इन्होंने फुलफिल नहीं किया, एग्रीमेंट वाइड हो गया कुछ टाइम के बाद। मान लो इन्होंने कहा घर खरीदोगे, इन्होंने कहा घर खरीदेंगे, ठीक है, बाद में इन दोनों की कुछ रजामंदी नहीं हुई, इन लोगों ने नहीं खरीदा घर, ठीक है, इन्होंने पैसे पेमेंट नहीं की, तो एग्रीमेंट क्या हो गया, वाइड हो गया। वाइड को हिंदी में बोलते हैं व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब हिंदी में, और हिंदी में बेकार। क्लियर? और शुद्ध हिंदी समझ में आ गया ना? वाइड, व्यर्थ, बेकार, तो मतलब एग्रीमेंट बेकार हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा एक चीज और होती है कि मान लो हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किया, डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती हो गई, तब भी वो वाइड हो जाता है, फिर से करो। समझ रहे हो? मान लो इनके साइन सही नहीं है, इन्होंने कोई बात गलत लिख दी उस पर, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें जो है तुम ही पढ़ा लो, समझ रहे हो? आगे एक पॉइंट है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी को पता है? अच्छा पढ़ के कोई बताना चाहेगा? चलो थोड़ा तुम लोगों के आईक्यू का टेस्ट लेते हैं। दो लोग नहीं बता सकते हैं, आकाश और प्रार्थना। एक तो वर्ड हो सकता है
एनीवन नो वन? हम ही बता दें? सर आप ही बता दीजिए, ज़्यादा सही होगा। एक पर्सन है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसीडरेशन होता है, सब कुछ होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तो हम ये मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन सारी इन्फोर्सिबल बाय लॉ सारी चीज़ें हुई हुई हैं। अब ये सब होने के बाद अगर कुछ केसेस होते हैं कि अगर उसकी जो कंसेंट है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, अगर उसकी कंसेंट जोर जबरदस्ती से ली गई है, फ्रॉडुलेंट तरीके से ली गई है, समझ रहे हो, तो एक पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, एग्रीव्ड को हिंदी में बोलते हैं पीड़ित व्यक्ति, समझ रहे हो, तो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एक पर्सन, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती, तो जो एक पार्टी जो कैंसिल कर सकती है वो हमेशा एग्रीव्ड पार्टी होती है। समझ में आया? अब इसका एग्जांपल देंगे, जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, मान लो हम डॉक्टर हैं, नहीं हम विलेन हो जाएंगे, डॉक्टर हैं, मान लो प्रार्थना डॉक्टर है, ठीक है, प्रार्थना डॉक्टर है, ठीक है, और देवार है, चलो आकाश डॉक्टर, चलो आकाश डॉक्टर है, और देवांशी, हमें थोड़ा सा तुम लोग बुरा ना मानना, हमें थोड़ा सा नाम लेट याद होते हैं, इन लोगों को बताएं, ठीक है, क्या चीज़? हमको किसी के नहीं याद आते, ठीक है, तो नाम थोड़ा लेट याद आते हैं, तो तुम लोगों को बुरा मानने की नीड नहीं है इसमें, काफ़ी बच्चे बुरा मान जाते हैं कि इनका याद हो गया हमारा क्यों नहीं हुआ, ऐसे करके पहले ही हम वो क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर है वो दिए दे रहे हैं, वार्निंग कि नाम नहीं याद होगा, करीब करीब तुम लोग लॉ जब खत्म होने वाली होगी तब तक उम्मीद करना कि याद हो जाएगा, डेली रिपीट करते रहेंगे, बाकी हमको सेक्शन सारे याद रहते हैं, सारी बातें याद रहती हैं, नाम नहीं याद होते हैं। वो सूर्यवंशी मूवी देखी है, उसमें अक्षय कुमार को बीमारी होती है नाम ना याद करने की, उसी टाइप की समथिंग, उतनी ज़्यादा नहीं है, अभी स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज है। हाँ क्या कह रहे थे हम? आकाश डॉक्टर हैं और दिव्यांशी जो हैं देवांशी, अभी हमने बताया देवांशी, ठीक है, जो देवांशी हैं वो जो है पेशेंट है, मान लो देवांशी रोड पे जो है इनका एक्सीडेंट हो गया, देवांशी, देवांशी का एक्सीडेंट हो गया, देवांशी को हाथ कट गया, अब होता क्या है कि अगर 3-4 घंटे तक उस पार्ट को बॉडी से जोड़ दो तो जुड़ जाएगा, ऐसा होता है, सुना होगा कि अगर कोई पार्ट कटा है तो ऑपरेट करके 3 से 4 घंटे के अंदर वो हाँ स्टिच करके हो जाता है। तो ये हाथ वाथ अपना लेके गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर आकाश जैसा था लड़का, तो उसने कहा कि एक काम करो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, जानने वाले थे इनके फैमिली डॉक्टर थे, अब हाथ है तो सब कुछ है, अर्जेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने पेपर वेपर सब रेडी तुरंत करवाए, पूरा स्टैम्प पूरा आधे घंटे के अंदर, कि लगे यहाँ पे आप साइन कर दीजिए हर पेपर पर, और आपका हाथ अभी आधे घंटे के अंदर बिल्कुल फ्रेश कर देंगे। नहीं हम हमेशा देखो इस हाथ पे वो कर रहे हैं, लेफ्ट वाला, इस राइट वाला बिल्कुल हम इस हाथ पे बोले हैं, तुम लोग लॉ में एक एक मूवमेंट हमारा ध्यान देना, हम ये वाला हाथ बोले हम ऐसे बार बार कर रहे हैं, समझो आप, अब ये ना बोलना सर हम इस हाथ से साइन करते हैं, हमें पता है तुम राइट हैंड से ही करती हो, पता है अभी पेन पकड़ा था ना उस हाथ से समझे, तो इनका लेफ्ट हैंड कटा हुआ है, लेके गई, साइन इन्होंने तुरंत कर दिया, रोते कि प्रॉपर्टी भी जा रही है ऐसे करके। अब लेटर ऑन जब इनका हाथ वाथ जुड़ गया और इन्होंने पैसे भी लिए उसके लिए, उन्होंने कुछ टोकन अमाउंट 20-30 लाख रुपए दे दिए, प्रॉपर्टी करोड़ों की थी इनकी, मतलब अच्छे फैमिली से, बढ़िया बड़े घर से, ठीक है, तो देन आफ्टर ये अगर चाहें, इनकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं, इनकी जो सहमति है वो फ्री नहीं है, जोर जबरदस्ती में इनसे वो कंसेंट ली गई है,
तो एक पार्टी जो एग्रीव्ड है, जो कि देवांशी है, तो अगर ये चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के कहने पे कैंसिल हो जाए और दूसरे पार्टी के कहने पे कैंसिल ना हो, उसको हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, देवांशी की शक्ल देख लेंगे, याद आ जाएगा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? An agreement which is enforceable by law at the option of the one or more parties thereto but not the option of the other or others, मतलब एक या एक से ज्यादा पार्टी के कंसेंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो जाए, लेकिन जो सामने वाली दूसरी पार्टी है उसकी कंसेंट पे कैंसिल ना हो। अगर डॉक्टर चाहे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता है, समझ लो। और अगर देवांशी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट से जितने भी बेनिफिट लिए हैं उसको इनको वापस करना पड़ेगा आकाश को। मतलब जो 10-20 लाख रुपए लिए, हाथ छोड़ के, जो 10-20 लाख रुपए लिए इसका दिल दहल गया था, जो 10-20 लाख रुपए लिए हैं, जो देवांशी ने 10-20 लाख रुपए लिए होंगे इन फॉर्म ऑफ मनी या अदर फॉर्म्स में कंसिडरेशन, उसको वापस करना पड़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? क्या चीज? ऑपरेशन नहीं, हाथ नहीं वापस करने। तो इसकी कोई टाइम लिमिट होती है कि इतने दिन में मतलब रिपोर्ट नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई टाइम। एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज तक कोई टाइम लिमिट लिखी नहीं है इसकी। कभी भी जिसका मन करे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट नहीं उसकी वो मतलब म्यूचुअल से पहले। अब इतना समझ में आया सबके? क्लियर? बिल्कुल क्लिस्टन क्लियर। तो एक काम करो, इसको जरा सा पढ़ लो जल्दबाजी में। सरसरी निगाहें नहीं बोला, सरसरी निगाहों से देखो, वही देखना। एमजे कहाँ है आकाश? क्यों एमजे कहाँ है? हमको एक बच्चे का नाम नहीं याद हो रहा था, उसका नाम हमने एमजे रख दिया। क्या नाम है उसका ओरिजिनल? तहसीन। तहसीन तहसीन देखो, लॉ अगर हमारे अकॉर्डिंग पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। लॉ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझ लो, बहुत ज़्यादा। अभी इतना पढ़ा, कुछ ऐसा लगा कि भारी भारी सा पढ़ा हमने, नहीं लगा ना? ऐसी ही पूरी लॉ तुम्हारी निपट जाएगी। लॉ में कुछ भी तुमको भारी नहीं लगेगा, समझ रहे हो? बस एक काम करना है, जितना पढ़ाएंगे डेली जाके घर पे रिवाइज कर लेना। अगर वो नहीं किया तुमने तो इतना भारी सब्जेक्ट हो जाएगा कि बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, ये भी बताएंगे। तो इसमें कौन फेल होगा, है ना? सोच रहे हो, अभी इसने मुंह नहीं खोला है। अभी आगे हम लोग चलते हैं। तो अब ये बोला जा रहा है, इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट? कह रहे हैं जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, तुम लोग अगर कॉन्सेप्चुअली इसको समझे हो तो तुम अभी इसका जवाब दे दोगे। जितने भी एग्रीमेंट हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? रीजन क्या चीज? इन्फोर्सिबल बाय लॉ सारे नहीं होते हैं, और रिटन रजिस्टर्ड सारे नहीं होते। मतलब एग्रीमेंट तो हर कोई बन जाएगा, ऑफर एक्सेप्टेंस, लेकिन जब तक इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। कैसे? क्योंकि एक स्टेप है एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा ही नहीं। कि जैसे एक एग्जांपल लें, ये सीढ़ी है, देखो हमारी आर्ट बहुत बुरी है, जज मत करना, ठीक है? हम केवल अपने जो मतलब स्कूल था वहाँ पे केवल मैंगो और एक जो झोपड़ी बनती वही बना पाते थे बस। हैं? नहीं नहीं, वो नहीं बनाई आज तक। हम मतलब हमारे क्लास में गर्ल्स थी, उनसे बनवा लेते थे, समझ रहे हो? हमारी आर्ट वगैरह मोस्टली काम असाइनमेंट ये सब बच्चे करते थे, मतलब क्लासमेट्स, हम ये सब नहीं करते थे, टाइम वेस्ट लगता था।
अब ये सीढ़ी है, तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते हैं। क्या जो बंदा पहली सीढ़ी चढ़ा है, जिसने फाउंडेशन किया है, जरूरी है वो फाइनल तक पहुंचे? जिसने फाउंडेशन किया है, जरूरी है वो फाइनल तक पहुंचे? कुछ बच्चे इंटर करके छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे फाउंडेशन ही नहीं निकलता है छोड़ देते हैं। लेकिन जो फाइनल में है उसने इंटर और फाउंडेशन दिया होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट जितने होते हैं वो एग्रीमेंट जरूर होंगे। मतलब फाइनल वाला बच्चा इंटर और फाउंडेशन तो दिया ही होगा, डायरेक्ट एंट्री वाले इंटर दिए होंगे, समझ रहे हो? लेकिन अब शायद ये क्लियर हो गया होगा, है ना? बता दिया करो, नहीं तो हमारे पास बहुत तरीके हैं समझाने के। कह रहे हैं नो एवरी एग्रीमेंट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब रिटेन और रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब लीगल ऑब्लिगेशन और सोशल ऑब्लिगेशन दो होते हैं। एग्रीमेंट कैन बी, दो टाइप के हो सकते हैं, एक सोशल ऑब्लिगेशन, एक लीगल ऑब्लिगेशन। अगर मान लो हम दो ही बंदे लेते हैं जिनके नाम हमको याद है, आकाश और प्रार्थना। ठीक है, मान लो नहीं तुम दोनों का लेते हैं, ठीक है? प्रार्थना और देवांशी, ठीक है? तो मान लो प्रार्थना ने देवांशी से कहा कि हमारे घर पे तुम एक काम करना, लंच या डिनर करने आना, ठीक है? किसी दिन। कहता हमें बोलेंगे ही नहीं, क्यों प्रार्थना? दोस्तों को नहीं बुलाते घर पे खाने पीने के लिए, है ना? तो ऐसा अगर बोला इन्होंने, और इन्होंने बढ़िया अच्छा खाना बनवा के रखा, समझ लो, बढ़िया इन्होंने कुक हायर किया है किसके लिए। कुक होता नहीं आजकल, उस पर आ जाता है ऑनलाइन, कौन सा वो एप्लीकेशन, अर्बन का कुक वगैरह आ जाता है, उस पर 500-600 रुपये में आके बढ़िया खाना बिना बना के जाता है। इन्होंने पूरा हायर वायर करके बढ़िया इनका फेवरेट खाना बनाया। लेटर ऑन जिस दिन जाना था ये गई ही नहीं, जिस दिन जाना था उस दिन ये गई ही नहीं। क्या प्रार्थना इनके ऊपर केस कर सकती है? क्यों? ये दोस्त व्यवहार कर में किया गया एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस पे किसी भी प्रकार का केस नहीं हो सकता है। पापा ने तुमसे कहा कि 10th पास हो जाओ, 12th पास हो जाओ, या सीए सीए में फाउंडेशन पास हो जाओ, तो तुमको हम एक बढ़िया रोलेक्स की वॉच गिफ्ट करेंगे। लेटर ऑन तुम पास हो गए, पापा ने नहीं दिया, क्या केस कर सकते हो? करके देखो, कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? सोशल ऑब्लिगेशन भी है और वो पापा भी है तुम्हारे। दोनों चीजें बोलो, समझे? तो सोशल ऑब्लिगेशन है, उस पर नहीं कर सकते हो। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि हम तुमको कुछ गिफ्ट देंगे एनिवर्सरी पे वगैरह वगैरह, होता नहीं, नेकलेस देंगे, अंगूठी देंगे, ऐसे करके, उसने नहीं दिया, क्या वाइफ केस कर सकती है? क्यों? वाइफ केस नहीं कर सकती, खून पी सकती है। समझ रहे हो? क्या चीज? जैसे हैं? नीला ड्रम? क्या बोल रहे हो ये? हाँ, तो अगर हम आगे बात करें तो सोशल ऑब्लिगेशन सबको समझ में आ गया होगा। लीगल ऑब्लिगेशन हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं। हाँ, सर डोमेस्टिक एग्रीमेंट और सोशल एग्रीमेंट सेम है या लाइक डिफरेंट? ऑलमोस्ट सेम है। सोशल और डोमेस्टिक सारे घरेलू, जैसे सोशल में क्या आता है, डोमेस्टिक में केवल घरेलू चीज़ें आती हैं। जैसे बाप और बेटे के बीच कोई एग्रीमेंट टाइप का हुआ कि ये हमने कहा ना गिफ्ट दिला देंगे, ये वाला सोशल में फ्रेंड्स के बीच में हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब घर वाले भी कवर होंगे, बाहर वाले भी कवर होंगे सोशल में। अब जैसे हमने कहा कि चलो चाय पीने चलते हैं, दैट इज दोस्तों के बीच में हुआ सोशल, बाप बेटे के बीच में हुआ डोमेस्टिक। दोनों का जो इम्पैक्ट होता है वो सेम होता है, कि दोनों इन्फोर्सिबल बाई लॉ नहीं, सोशल वाला ब्रॉडर है, ब्रॉडर है। सोशल के अंदर डोमेस्टिक कवर होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा लगता है, कुछ बच्चे अगर थोड़ा बहुत जानकारी लेके बैठे हैं तो अच्छा लगता है पढ़ाने में। लीगल ऑब्लिगेशन जानते हो,
एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन राइज करे कॉन्ट्रैक्ट में, समझ लो, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिनमें इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ हो, रिटेन और रजिस्टर्ड हो, वो कवर्ड होते हैं अपने आईसीए मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जो कि हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, एग्रीमेंट हो, इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ। क्लियर? अब देखो कहा जा रहा है एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टू गो टुगेदर टू सिनेमा और फॉर अ वॉक और फॉर अ डिनर इज एन एग्रीमेंट ऑफ अ सोशल नेचर, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होता है? नहीं। ध्यान देखते हैं तुम लोगों का। डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, हस्बैंड वाइफ, एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, सन भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, और डॉटर एंड फादर भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल हम दोनों दे देते हैं, बच्चे कहने लगते हैं सर आपने सन का दिया, डॉटर का नहीं दिया एग्जाम्पल, समझ लो। इक्वलिटी रखते हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, मतलब फाइनल वाला बच्चा फाउंडेशन पास करके आया होगा, लेकिन बट एवरी एग्रीमेंट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जरूरी नहीं फाउंडेशन वाला बच्चा फाइनल तक पहुंचे। क्यों सर कैसे बोल देते हैं सर, इतना सच। समझ में आया? पढ़ लो, सब एग्जाम में आते हैं केस लॉ फॉर्म में, छोटे छोटे लग रहे हैं। जो ए बी और रामू श्यामू लिख के जो घुमाता है क्वेश्चन, क्यों आकाश? कौन सी कॉपी? क्या बात कर रहे हो? पढ़ाई करो चुपचाप। ओके, मंडे को ले लें, सैटरडे है ना, मंडे ही मिलेगी। अब डिफरेंस एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, अब इसमें पहले तो मीनिंग लिखी हुई है एग्रीमेंट की। व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन टू whom इट इज मेड। मान लो प्रार्थना ने देवांशी को ऑफर दिया था, तो यही उसको एक्सेप्ट करेंगी, क्या कोई दूसरा कर सकता है? ऑफर वही एक्सेप्ट करेगा जिसको दिया गया है ऑफर। समझ में आया? तो जिसको ऑफर दिया गया है, ऑफर बोले या फिर प्रपोजल बोले, दोनों एक ही चीज होती हैं, वही उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बदले में कंसिडरेशन भी होना चाहिए कुछ, तब उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाई, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल है, मीनिंग लिखी हुई है जो कि हम पढ़ा चुके हैं। एलिमेंट्स एग्रीमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए? ऑफर, एक्सेप्टेंस मेन है, लेकिन एग्रीमेंट के लिए, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ भी होनी चाहिए। अगर सेक्शंस की बात करें तो एग्रीमेंट को सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। और क्या, देखो, हाँ सारे नहीं याद करने हैं, हम बता देंगे कौन कौन से याद करने हैं। मेनली तुमको ऑफर से लेके और कॉन्ट्रैक्ट तक के जो सेक्शन है 2 का A B C D E F, ये E F G H H तक तुमको याद करने पड़ेंगे, बाकी आगे के इतने नेसेसरी नहीं है, जो जो नेसेसरी है वो बता देंगे। क्या एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए? होना चाहिए नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिटेन एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। लीगल ऑब्लिगेशन, क्या एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है? क्या एग्रीमेंट के बेसिस पे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो? कर सकते हो देवांशी? हाँ बोला तुमने पहले, नहीं कर सकते। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में तो रिटर्न रजिस्टर्ड होता है, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा? बिल्कुल करेगा। एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, वही फाइनल फाउंडेशन याद रखना। एग्रीमेंट का स्कोप वाइड होता है, क्योंकि एग्रीमेंट खूब सारे होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़ा जाए। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम लोग सेक्शन 10 की कंडीशंस में बोलते हैं।
ये भी सेक्शन याद करना है, सेक्शन 10, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से एलिमेंट इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो हम लोग बात करें ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ पे पहली कंडीशन लिखी हुई एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में दोनों चीजें आ गई, ऑफर भी आ गया और एक्सेप्टेंस भी आ गई, समझ गए? दूसरी चीज होनी चाहिए फ्री कंसेंट। अभी हमने कहा किसी से भी जोर जबरदस्ती करके अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वाइड हो जाए, वाइडेबल हो जाएगा, समझ रहे हो? तो फ्री कंसेंट का मतलब, फ्री को बोलते हैं स्वतंत्र और कंसेंट को बोलते हैं सहमति। स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए। किसी से भी हम फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि हमने कुछ बोला कुछ और समझा कुछ और, समझ रहे हो? दूसरा, किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर ले। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब समझते हो? जैसे कि हम एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो हम अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर से किसी से कोई बात मनवा लें, समझ रहे हो? तो उसमें भी कंसेंट फ्री नहीं होगी। जैसे अगर देखोगे डॉक्टर और पेशेंट वाली कहानी, तो डॉक्टर एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे था कि वो पेशेंट को डोमिनेट कर सकता है, मतलब अपनी बात मनवा सकता है। तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला केस आया, समझ में आया? ऐसे कुछ केसेस हैं, मिस्टेक वगैरह है, ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं होती है, समझ में आया? आगे क्या है? पार्टी कंपिटेंट होनी चाहिए। किसी बच्चे को तुम बुला लिए 2 साल के, 5 साल के, नहीं यहाँ आओ, कॉन्ट्रैक्ट करोगे हमारे साथ? है? कर लोगे कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि अंगूठा लगाओ, तुम साइन तो नहीं कर पाओगे। ये लो अंगूठा लगाओ तुम, तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? तो सबसे पहले जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? 18+ होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। माइनर होता है 18 माइनस, मतलब 18 से कम वाला, और 18+ मेजर होता है। मेजर होना चाहिए पहला। अगला पॉइंट क्या है? साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड जैसे कि देखते हो रोड पे काफी लोग ऐसे घुमा करते हैं, खुद से बातें किया करते हैं, प्रार्थना कहेगी ये तो हम भी करते हैं मतलब मैं भी अनसाउंड माइंड हूँ, ऐसा नहीं। जिनका कॉन्ट्रैक्ट करते समय माइंड अपने कंट्रोल में ना हो, सोचने समझने और डिसीजन लेने की कैपेसिटी खो चुके हैं, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड, पागल व्यक्ति। समझ में आया? अच्छा, ऐसे 1-2 टाइप के पागल होते हैं अनसाउंड माइंड, उनका भी हंसने वाली बात नहीं है। देखो ये सब बहुत ही टेक्निकल है, हम समझा ऐसे रहे कि तुमको मजा आ रहा है, समझ रहे हो? अनसाउंड माइंड 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप जो फुल्ली अनसाउंड माइंड है, हमेशा साल के 365 डेज वो एक ही उसमें रहते हैं, अनसाउंड माइंड में। कुछ लोग होते हैं जो लोग टाइम टाइम पे साउंड माइंड हो जाते हैं, देखते हो कि कभी कभी पागलों वाली बातें करते हो, कभी कभी सही हो जाते हैं, होता है ऐसा। उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये क्या बोला सर? समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? कि जब वो साउंड बाइट में होता है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ, जब हम साउंड बाइट में होता नहीं कर सकते। पता कैसे चलेगा? अभी हम बता रहे हैं। अगर कोई बंदा है और जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस समय उसकी सोचने समझने और डिसीजन लेने की कैपेसिटी बिल्कुल ठीक है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस समय उसकी मेंटल कैपेसिटी बिल्कुल सही थी। और वो प्रूफ कौन करेगा? जो कॉन्ट्रैक्ट सामने बैठ के करेगा, उसके पास ये ऑब्लिगेशन होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको बोलते हैं। समझ में आया? वो चाहे जैसे प्रूफ करे, समझ रहे हो? उसको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे होता है? आपके विटनेसेस होते हैं, जैसे कहीं पर भी होता है तो विटनेसेस के साइन होते हैं, तो विटनेसेस आपके गवाही देंगे, सबूत देंगे कि जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब ये पूरे होशो हवास में थे अपने, ऐसे बोलते हैं। ये कंडीशन समझ में आया? कोई दिक्कत? साउंड माइंड होना चाहिए। अगला पॉइंट एक और है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो सर को सब याद है, बस नाम ही नहीं याद होता नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कह रहे हैं लॉ के द्वारा, जैसे लॉ ने कोई ऑर्डर पास किया कि आकाश किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
को देश निकाला दे दिया जाए। देश निकाला मतलब कंट्री से बाहर कर दिया जाए, सिटी से बाहर कर दिया जाए। जैसे बचपन में मूवीज में एक वर्ड सुनते होगे तड़ी पार, तड़ी पार कर दिया जाए मूवीज में। तड़ी पार का मतलब ठीक है चलो देश निकाला ही रख लो तुम, ठीक है। तड़ी पार पुरानी मूवीज में यूज होता था वर्ड। तड़ी पार का मतलब होता है कि उसको एक स्पेसिफिक इम्प्रिजनमेंट मिली है कि वो एक स्पेसिफिक सिटी या स्टेट में नहीं आ सकता है, उसको तड़ी पार बोलते हैं। इंग्लिश में समझ में आया? तुम लोग कच्चे हो। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, बदले में तुम्हारी तरफ से कोई कंसिडरेशन होगा, है ना? सर अगर किसी पे वो सुन लो, हमारी तरफ से कंसिडरेशन क्या है? सर्विसेज। हम नॉलेज दे रहे हैं तुम लोगों को, तुम क्या दे रहे हो? मिले तो नहीं हमको समझ रहे हो? मजाक कर रहे हैं हम तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं, तुम फीस दे रहे हो। एक बच्चा हमारे पास आया, थोड़ा दादा वादा टाइप का था। दादा मतलब बूढ़ा नहीं, वो होता नहीं भाई टाइप का, समझ रहे हो? उसने कहा सर आप हमें पढ़ा दीजिए। ऐसा रियलिटी में हो चुका है, समझ रहे हो? ये रियल एग्जांपल, रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड हम बता रहे हैं। हाँ, एक बच्चा था, कहने लगे सर पढ़ा दीजिए हमको, कोई भी काम हो सर, समझ रहे हो? किसी के हाथ पैर तोड़ देंगे, कुछ करना हो कर देंगे, बैंक वैंक लूटना हो, ये तो हम ज़्यादा बता रहे हैं। ऐसा बच्चे ने नहीं बोला है, हम अपने मन से बोल रहे हैं। हाथ पैर तोड़ने तक उसने बोला था, समझ लो। किसी को जो है बैंक वैंक लूटना हो, कुछ करना हो, ऐसे कोई अगर आके बोले तो हमारी तरफ से कंसिडरेशन लीगल है, लीगल है। लेकिन सामने वाले की तरफ से कंसिडरेशन लीगल है नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नहीं होगा। कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। कोर्ट में क्या कहोगे? हमने इनको पढ़ाया, इनको पैर तोड़ने थे, इन्होंने पैर नहीं तोड़े, कोर्ट में केस ले जा सकते हो? कोर्ट वाला सबसे पहले तुम्हें अंदर करेगा। समझ में आया? हम मान लो स्पेशल 26 बना लें, स्पेशल 26 मूवी देखी? सुपर 30? नहीं नहीं, एक 26 भी है, वो अक्षय कुमार वाली। नहीं नहीं, वो नहीं, सुपर 30 नहीं, स्पेशल 26 मूवी है अक्षय कुमार की, और उसमें इनकम टैक्स की फर्जी रेड होती है। उसमें मतलब वो बनता है सीबीआई वाला। अब बस चुप रहो, ठीक है? तो स्पेशल 26 फेक रेड हम डालें, क्या ये लीगल है? हमने क्लास की इतने सारे स्टूडेंट हैं, सब प्रोफेशनल थोड़े बहुत लगते हैं, सूट बूट पहना दें, क्यों? बढ़िया शॉपिंग मॉल में ले जाए, रेमंड वगैरह में कह दे लूट लो, है सब बढ़िया लगेंगे, और बस एक बुलवाएं और रेड करवा दें। और अगर तो अपनी लेके आए, और अगर देख लो ये रेडी रहती है इतने एग्जाम्पल हमने दिए, इसको अगर कह दें कि तुमको पैर तोड़ने, तोड़ देगी, समझ रहे हो? तो लॉफुल कंसिडरेशन मतलब तुम्हारी तरफ से कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। लेटर ऑन हम लोगों ने अगर मिलके स्पेशल 26 में लूट माट की, पैसे कमाए, और हम सारा पैसा लेके रफू चक्कर हो जाए, क्या तुम केस कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? करो जाके। लीगल कंसिडरेशन ही नहीं है, लीगल ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमने कहा चलो बैंक मिलके लूटते हैं, लूट लिया, पैसा लेके भाग गए, क्या कोर्ट में साबित कर पाओगे? पहले तो तुम बैंक जो लूटे उसकी सजा लो जज तो यही कहेगा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। ऐसा कोई काम जो पहले से ही वाइड डिक्लेयर किया गया हो लॉ में, वो नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? इन ए से लेके एफ तक किसी कंडीशन में कोई दिक्कत बढ़िया से समझ में आई विद एग्जांपल्स? हाँ सर जो कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी वाला था, जब किसी पे मतलब एग्रीमेंट जो कर रहा है उस पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस चल रहा है तो कर सकता है एग्रीमेंट? हाँ कर सकते हो। क्रिमिनल ऑफेंस चल रहा है अगर, और कोर्ट ने ये कहा है, जैसे कोर्ट कहती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो इसमें आ जाएगा नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। समझ लो? अगर कोर्ट जैसे होती है, जैसे मान लो हर्षद मेहता थे, हर्षद मेहता सब लोग जानते हैं, उनका कहा गया था कि वो किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनकी सारी प्रॉपर्टी
सीज हो गई, उन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज नहीं कर सकते, समझ लो। तो वो किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। दूसरे कोई मान लो तुमने कोई कांड किया और तुम कोर्ट में पेश किए गए, लेकिन कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट नहीं सुनाया है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी सारी सीज हो गई तो तुम्हारे नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। समझ में आया? मतलब कोर्ट जब तक तुमसे तुम्हारे नाम पे ये ऑर्डर नहीं निकालेगी कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तब तक कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर? अब कुछ ऐसी भी कंडीशन है नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10, लेकिन फिर भी वो जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सबसे पहले दो पार्टी होनी चाहिए, खुद ही के साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना कर लोगे। खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा उसको क्या बोलेंगे? अनसाउंड। खुद ही ऑफर दे रहे हैं, खुद ही एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, खुद ही को कंसिडरेशन दिए दे रहे हैं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हम लोगों का ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो, रिटन रजिस्टर्ड वगैरह हो, लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए रिटन रजिस्टर्ड वाली। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि हमने बोला कि हमारा घर खरीदो, प्रार्थना ने बोला, प्रार्थना के पास दो घर है, प्रार्थना के पास दो घर है, एक छोटा घर है एक बड़ा घर है। अब प्रार्थना ने छोटे घर के लिए बोला, तुम उसके बड़े वाले घर में जिसमें रहती है वहां होके आई। इसने पूछा 20 लाख का हमारा घर लोगे, तुमने कहा 20 लाख का ये वाला घर मिल रहा है, तुमने कहा हाँ। दोनों लोगों का माइंड क्या मैच कर रहा है? दोनों लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे हुए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी जरूरी है कि दोनों का माइंड मैच होना चाहिए, जिसको बोलते हैं सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, चांद तारे तोड़ के लाना, इससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, क्या ये पूरा हो सकता है? ये तो फिक्शनरी है। समझ में आया? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल ही है, पॉसिबल ही नहीं है होना, तो वो क्या होता है? वाइड हो जाता है। क्लियर? वाइडेबल भी नहीं होता है। वाइडेबल तो एक पार्टी के ऑप्शन पे होता है ना, यहाँ तो दोनों पार्टी ऐसी हैं कि पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा थोड़ा ना रॉकेट लेके चला जाएगा चांद तारे तोड़ने। समझ रहे हो? समझ में आया? अब इन्हीं कंडीशन को देखो एक्सप्लेन करके दे रखा है, दे रखा है जो कि हम बता चुके हैं। टू पार्टीज, कम से कम दो पार्टी होना चाहिए, ऑफर और प्रपोजल होना चाहिए एक पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एग्रीमेंट शैल बी सपोज टू बी अ लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगल होना चाहिए, इनलीगल नहीं। इनलीगल इन द सेंस कि तुम हमको पैसे के बदले में ऐसे इनलीगल सर्विसेज देने लगे, हाथ पैर तोड़ने वाली, वो नहीं दे सकते हो। आगे क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि पर्सन मेजर होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, और शुड बी हैव साउंड माइंड होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय। ये तीनों चीजें हम ऊपर लिख चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत? वही लिखा हो। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट किसको बोलेंगे? ये 5 चीजें अगर नहीं है तो उस कंसेंट को हम फ्री बोलेंगे। सबसे पहले कोअर्जन नहीं होनी चाहिए। कोअर्जन मतलब पढ़ाया था तुम लोगों को, किसी के दबाव में, दबाव में फोर्स नहीं। अगर हमने गन निकाल ली और कनपट्टी पे लगा दी तुम्हारे और कहा साइन करो, क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? हाँ, समझ रहे हो? मतलब डरा धमका के किसी से कंसेंट लेना। क्लियर? सेक्शन 15 में इसको डिफाइन, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल, एक एक चैप्टर है, जैसे अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद ऑफर एक चैप्टर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, फिर कंसिडरेशन होगा, फिर फ्री कंसेंट होगा, ऐसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये मत सोचो कि ये यहीं पे खत्म हो गया। अभी आप लोग देख रहे हैं टीजर, फिर ट्रेलर होगा, फिर पूरी मूवी होगी, बढ़िया इत्मीनान से देखेंगे बैठ के। अनड्यू इन्फ्लुएंस अभी हमने बताया, डॉक्टर और पेशेंट वाला अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड हमने बताया, फ्रॉड तो जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब हम इंटेंशनली फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, बाई मिस्टेक फ्रॉड हो जा रहा है। मिस्टेक तो जानते ही हो, गलती से मिस्टेक, समझ रहे हो? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दोनों पार्टी का होना चाहिए कि हम लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड,
कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए कि परफॉर्म कर सकें, ऐसा ना हो कि इम्पॉसिबल हो, परफॉर्म ही नहीं कर सकते। लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? पक्का?